अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है, लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। इट शुड बी रिटन इन गोल्डन वर्ड्स, इन गोल्डन लेटर्स, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। देश 11 साल पहले तुष्टीकरण पर और तुष्टीकरण के साथ साथ समाज को खंडित करके अपनी कुर्सी को सेव करना, यह एक राजनीतिक संस्कृति का तरीका बन गया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जब मैं कहता हूं कि ही चेंज द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द कंट्री, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जो हम काम कर रहे हैं उसको हम जनता के सामने अकाउंट करते हुए चीजों को रखें। ये नई संस्कृति पैदा हुई, और इसलिए मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। और यह सरकार एक असरदार सरकार है, इफेक्टिव गवर्नमेंट। यह सरकार दमदार सरकार है, और यह सरकार मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है, आर्थिक अनुशासन लाने वाली सरकार है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है। ये जैसा मैंने कहा कि रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, पीपल लेड गवर्नमेंट, जनता को साथ लेकर के चलने वाली सरकार, और पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसको भी हमने बखूबी देखा है। और हम सब जानते हैं कि यह सरकार पिछले 11 सालों में ट्रांसपेरेंसी की नई मिसाल पेश की है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, और यह फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है। ये भविष्य को देख करके चलने वाली सरकार है। भविष्य को किस तरीके से हम आगे देश को ले जाना चाहते हैं, इसके बारे में सोच करके काम को करने वाली सरकार है। और इसीलिए वी टॉक अबाउट विकसित भारत, और विकसित भारत का ये अमृतकाल, और ये 10 साल, 11 साल ने विकसित भारत का बेस बनाया है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और इस बेस को बनाने के लिए जो भी फैसले लेने थे, वो सारे फैसले लिए गए। आज के दिन मैं 2014 से पीछे जाऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि दैट गवर्नमेंट बिफोर 2014 वॉज फुल ऑफ करप्शन। भ्रष्टाचार से आकंठ डूबी हुई सरकार थी, घोटालों से में संलिप्त सरकार थी, वाली सरकार थी। एक नेगेटिविज्म का वातावरण था, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन 2014 के बाद हमने ऑप्टिमिज्म देखा है। द शिफ्ट, व्हेन आई टॉक अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, आई टॉक अबाउट द शिफ्ट फ्रॉम नेगेटिविज्म टू पॉजिटिव। आज हम मतलब मैं नहीं, भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के बारे में ये धारणा बनना, समस्याओं का सॉल्यूशन करेंगे
और समस्याओं को सॉल्व करेंगे, ये आम व्यक्ति की धारणा बन गई है। और इसीलिए हम ये भी आविष्कार और नवाचार, ये तीनों चीजें जुड़ी हैं। आज हम डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ला रहे हैं, नवाचार भी हो रहा है और इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाया है। अगर मैं मोदी जी के शब्दों में बताऊं तो उन्होंने कहा है कि दिस डिकेड विल प्रूव टू बी द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूचर विकसित भारत। और इसी काम को लेकर के जो हम लोगों ने उनके नेतृत्व में जो उन्होंने नीतियां दी, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, रिफॉर्म, इसको हर पॉलिसी में हम सबको देखने को मिलता है, हर नीति में हमको देखने को मिलता है। एवरी पॉलिसी आप देखेंगे तो इट्स डिफरेंट। पुरानी पॉलिसीज में भी जो चेंजेस आई हैं वो इसलिए कि रिफॉर्म चाहिए और उसी के साथ साथ हमको ट्रांसफॉर्म करना है और इसके लिए परफॉर्म करना है। और एक बेसिक प्रिंसिपल पिछले 11 वर्षों में हम लोगों ने अडॉप्ट किया और ये मोदी जी की ही सोच रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। बहुत चैलेंजेस भी आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल हमारा बड़ा स्पष्ट रहा है। अब मैं अगर बोल्ड डिसीजंस की बात करूं तो मैंने कहा कि इतने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 11 वर्षों के बोल्ड डिसीजंस बता देना ये मेरे लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, पॉलिटिकल नैरेटिव बन चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, देश मान चुका था कि दिस इज नॉट पॉसिबल, और वो आर्टिकल 370 धाराशाही हुआ और एब्रोगेट हुआ, वो हम सबको पता है। और आप ही सोचिए, जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस को आप कहते थे महज फॉर्मेलिटी है, आप ही लोग कहते थे, सब लोग। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा और विधानसभा J&K के इलेक्शन में टर्नआउट वाज 63%। दिस इज द चेंज एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन टेकन। अगर हम उसी तरीके से बात करें एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल तलाक मानवता के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए और महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, ट्रेजेडी थी, लेकिन चुप बैठे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा था, लेकिन ये बोल्ड डिसीजन लेना और ट्रिपल तलाक को समाप्त करना, जबकि इस्लामिक कंट्रीज में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में कहीं भी ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक, मलेशिया सब डोमिनेटेड मुस्लिम देश रहे हैं और इस्लामिक देश रहे हैं, लेकिन यहां भी ट्रिपल तलाक नहीं था और हमारे यहां ट्रिपल तलाक चल रहा था। एक बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से इनैक्टमेंट ऑफ द न्यू वक्फ एक्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वी नो किस तरीके से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, देश के इंटरेस्ट में और उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट में वक्फ बोर्ड बनाने की न्यू एनैक्टमेंट की आवश्यकता थी, वो बोल्ड डिसीजन लिया गया। उसी तरीके से सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, उसी तरीके से डीमोनेटाइजेशन, उसी तरीके से मोर देन 3 डिकेड्स हम विमेन रिजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ पाए, लेकिन 33% विमेन रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और उसी तरीके से अगर हम देखें इकोनॉमिक डिसिप्लिन के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन में भी बहुत गहरी सोच के साथ जो आर्थिक जगत को बहुत तीव्र गति से आगे खड़ा कर सके, इसके लिए निर्णय लिए गए। प्रेजेंटेशन ऑफ बजट का एडवांसमेंट, हम अभी भी ब्रिटिश की दुनिया में जी रहे थे, ब्रिटिश काल में जी रहे थे, उसको एडवांस करना, उसके साथ साथ प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग जो डिस्टिंक्शन था उसको समाप्त करना, ताकि हम बेटर किटी का उपयोग कर सके। हमारे अश्विनी जी बैठे हुए हैं, रेल बजट को एसिमिलेट करना और भारत की आर्थिक जगत को एक साथ कैसे देश के लिए डेवलप किया जा सकता है उसको करना। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी 10th से छलांग लगा करके 5th पर पहुंच गई
और अब जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो अब नया डेटा आ रहा है वो हमको चौथे स्थान पर ला रहा है और हम चौथे स्थान की तरफ हम अग्रसर हुए हैं और हम कंजर्वेटिव फोर्थ स्ट्रेट में हम अपने ग्रोइंग इकोनॉमी में इस ईयर भी हम सबसे आगे हैं और उसी तरीके से हम देखें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हमारा चौथा साल लगातार चल रहा है। पर कैपिटा इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 67%, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज इंक्रीज्ड बाय 135%, exports at the record of to the US dollars is 825 billion, gross FDI rise is 106%, taxpayers का बेस बहुत इंक्रीज हुआ है वो 127%, और उसी तरीके से ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये भी 238% का इंक्रीज हुआ है। अगर एजेंसीज की बात करें तो ब्राइट स्पॉट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत की इकोनॉमी को IMF बोलता है, वर्ल्ड बैंक हमारे को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी मेजर इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड कहता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमको वो कहता है कि इंडिया इज ऑल सेट फॉर एज ए प्राइमरी इंजन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन 2025 एंड 26। यानी सारी विपरीत परिस्थिति में भारत की इकोनॉमी सुदृढ़ और सक्षम तरीके से आगे बढ़ रही है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्रोएक्टिव डिसीजंस एक नहीं अनेकों हुए और राहत के काम में तो हम प्रधानमंत्री मोदी जी कभी पीछे नहीं रहे, फिर चाहे बात ऑपरेशन गंगा की हो और सिटीजन्स को यूक्रेन से लाने की बात हो, प्रोएक्टिव होकर के किसी और देश ने अपने सिटीजन्स की चिंता नहीं की, लेकिन इंडिया ने, और इंडिया ही नहीं, इंडियंस के साथ साथ इंडियन फ्लैग के साथ साथ कई दूसरे देश के लोग भी यूक्रेन से बाहर आए। तो यह एक पॉजिटिव नोट के साथ उसी तरीके से हमारे वंदे भारत मिशन जिसमें 67 लाख लोगों को कोविड के दौरान स्वदेश भारत वापस लाने का काम हुआ है। ऑपरेशन देवी शक्ति में अफगानिस्तान से लोगों को वापस लाए, ऑपरेशन राहत में येमेन से हम लगभग 5000 जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनको लेकर के आए और उनके साथ साथ 41 नेशंस के जो दूसरे सिटीजन्स भी फंसे हुए थे उनको भी मोर देन 1000 उनको भी निकाल करके लेकर के आए। ऑपरेशन मैत्री में नेपाल में हम अर्थक्वेक में सबसे आगे रहे, वी वर द फर्स्ट टू रीच एंड लैंड इन काठमांडू और हम लोगों ने राहत कार्य किया। और अगर मैं ऑपरेशन वैक्सीन मैत्री की बात करूं तो ये बार बार मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोर देन 150 कंट्रीज में हमने वैक्सीन को पहुंचाया और हमने कोशिश की कम से कम 48 कंट्रीज को तो फ्री वैक्सीन दी गई है और ये वैक्सीन मैत्री में भी हम प्रोएक्टिव रहे। कोविड मैनेजमेंट पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि जब मैं रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात करता हूं, देखिए ये पेंडेमिक सारी दुनिया के लिए आया था। ये पेंडेमिक इस शताब्दी का सबसे बड़ा पेंडेमिक रहा और इस पेंडेमिक में विभिन्न कंट्रीज ने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया क्योंकि इसके रिस्पॉन्ड करने का कोई तरीका नहीं था, सबने अपने अपने तरीके से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन जो मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरीके से कोविड को रिस्पॉन्ड किया किसी कंट्री ने नहीं किया और किसी कंट्री, हर एक जगह कोविड की लड़ाई सरकार ने लड़ी। भारत में मोदी जी ने कोविड की लड़ाई जनता के साथ मिलकर के लड़ा। उन्होंने जनता को साथ लेकर के चलने का तय किया और इसीलिए जनता कर्फ्यू, दूसरे देशों में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हो गए, वैक्सीनेशन न लेने के आंदोलन चले, लेकिन भारत अकेला देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज फ्री ऑफ कॉस्ट लगा करके वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है। तो आप बताइए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिव सरकार का किस तरीके से उसको पूरा करने का प्रयास हुआ है, ये मैं कोविड के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। पिछले दशक में
हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है, फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहां पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान देकर के विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। और जब हम ये विमेन की बात करते हैं, फिर हेल्थ के सेक्टर में आप ले लीजिए, राइट फ्रॉम कंसेप्शन टू डिलीवरी, फिर डिलीवरी के बाद वैक्सीनेशन, ऑल प्रोग्राम्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल प्रोग्राम्स। उसी तरीके से मैटरनिटी लीव, उसको 12 से 26 वीक्स तक बढ़ाना विथ सैलरी, विथ पेमेंट, और उसके साथ साथ बच्चे पैदा होने पर उनको मातृवंदना में योजना के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ये सारी चीजें बताती है। और उसी तरीके से अगर हम देखें तो महिलाओं को, फिर चाहे आपने देखा इसरो में भी जब तस्वीर आई, जब चंद्रयान पे उतरा था, तो सबसे ज्यादा आपको वहां पर साइंटिस्ट महिलाएं दिखी थी। अगर आप देखें तो पायलट्स बनाने से लेकर के, आर्मी में कमीशन देने से लेकर के, एनडीए में भर्ती से लेकर के, अभी एनडीए से भी पास आउट हो गए हमारे गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल कैडेट्स, सैनिक स्कूल में ऑल 73, 76 हमारे जो सैनिक स्कूल थे, 73 सैनिक स्कूल्स, उसमें उनको एडमिशन मिलना। इसके साथ साथ लखपति दीदी, और लखपति दीदी के साथ साथ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना। तो समाज के जो वर्ग जिनको थ्रस्ट देना चाहिए था, वो थ्रस्ट देने का काम 11 साल में हुआ है। एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे महिला वर्ग को की मेन स्ट्रीमिंग करने का काम हुआ है। स्कीम्स के बारे में अगर मैं बात जैसे बार बार कर रहा हूं कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उनके आंकड़े रखने लगूं और स्कीम्स को रखने लगूं तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। जब मैं अकाउंटेबल गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ली, गरीब कल्याण। अब ये गरीब कल्याण स्लोगन नहीं था, 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा लेकर के हम नहीं चले रहे, हमने गरीब कल्याण करके दिखाया है। और आंकड़े इस बात के सबूत हैं कि 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से बाहर आ चुके हैं। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये आंकड़े नीति आयोग के हैं, ये आंकड़े इंटरनेशनल फोरम्स के, इकोनॉमिक फोरम्स के हैं। और उसी तरीके से एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज ड्रॉप्ड बाय 80% डिक्लाइन। प्रधानमंत्री अन्न योजना, 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या चावल देना, ये कोई छोटी घटना नहीं है। आवास योजना, आवास योजना में 4 करोड़ घरों को, आप ही जब अपने ट्रैवल करते थे गांव में तो आपको खपड़ैल के मकान दिखते थे, फूस के मकान